नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो आज के समय हम देख रहे हैं, दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा। पाकिस्तान और इजराइल दोनों अब ओपनली डिमांड कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दीजिए। जैसे आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान की सरकार ऑफिशियली और साथ ही साथ जो इनका ये फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, दोनों ने वेरियस इंस्टेंसेस पर यह कहा है कि देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी और इस वजह से ट्रंप को मिलना चाहिए पीस प्राइज। और अब एक वीडियो सामने आई है जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू, जो आज के समय यूएसए में गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट के लिए, नेतन्याहू ने ओपनली ये कहा कि द कंट्री ऑफ इजराइल नॉमिनेट करती है डोनाल्ड ट्रंप को फॉर द नोबेल पीस प्राइज। अब यहां पे आप कहोगे, मगर नेतन्याहू को यह करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? नेतन्याहू और इजराइल का देश ये क्यों मानते हैं कि ट्रंप को मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज? आई मीन फनी यहां पर यह है, लिटरली इजराइल और यूएसए ने ईरान को बॉम्ब किया है। ब्रिक्स कंट्रीज ने निंदा भी करी है इस बॉम्बिंग की कि ऐसी बॉम्बिंग ईरान की नहीं करनी चाहिए थी, बट स्टिल अब प्राइज भी देखो, कौन सा नोबेल पीस प्राइज इसके लिए सम्मानित किया जा रहा है। दोनों पाकिस्तान और इजराइल दोनों एक ही मिशन पर काम कर रहे हैं फॉर डोनाल्ड ट्रंप। नाउ नेतन्याहू की जो ये वीडियो है ये मैं आपको दिखाता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि असल कहानी क्या है। बेंजामिन नेतन्याहू क्यों चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ये एक अच्छा बूस्ट दे आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस के लिए। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये एक ऑफिशियल डिनर हो रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का। और अब नेतन्याहू बोलेंगे कि मेरा ऑनर है कि मैं नोबेल पीस प्राइज के लिए सम्मानित करना चाहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप को। Has already realized great opportunities. He forged the Abraham Accords. He's forging peace as we speak in one country, in one region after the other. So I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. Thank you very much. This I didn't know. Wow. Thank you very much. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, baby. Thank you. Thank you for everything you're doing. Thank you. नाउ एक दूसरे को उन्होंने यहाँ पर थैंक यू बोला। उसके बाद ट्रंप ने भी बेंजामिन नेतन्याहू की काफ़ी तारीफ करी और ये कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया के सबसे महान इंसान है। ये इधर आप देख पाओगे, मीडिया ने ट्रंप से ये पूछा कि फिलिस्तीन के इशू को लेकर क्या करना चाहिए, एंड में सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो ट्रंप ने कहा, द ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड विल आंसर दिस क्वेश्चन। Do you think that there can be a two-state solution that creates an independent? I don't know. I'd ask Mimi that question. You have the greatest man in the world to answer that age-old question, two states. Go ahead. You give him your honest answer. I think Palestinians should have all the powers to govern themselves, but none of the powers to threaten us. And that means that certain powers, like overall security, will always remain in our hands. Now, that is a fact, and no one in Israel will agree to anything else because we don't commit suicide. We want life, we cherish life for ourselves, for our neighbors, and I think we can work out a peace between us and the entire Middle East with President Trump's leadership, and by working together, I think we can establish a very, very broad peace. नाउ यहाँ पर नेतन्याहू ने ये बोला है कि देखिए, फ़िलिस्तीन के इशू को लेकर इजराइल की जो सिक्योरिटी है उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो मतलब इजराइल की जो पोजीशन है वो सिंपल है, फ़िलिस्तीन को ये धीरे धीरे उनका जो एरिया है ये या तो वहाँ पर कंप्लीट अपनी मिलिट्री भेज देंगे, या फिर आप कह लीजिए एक कंट्री फ़िलिस्तीन रहेगा नहीं, बस एक एनक्लेव सा बन के रह जाएगा दुनिया में। तो ये काफ़ी हद तक नेतन्याहू की स्ट्रैटेजी है। और मैं आपको ये भी बता दूं, आसिम मुनीर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है ना, और इसी तरीके से अगर यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस इंप्रूव होते रहते हैं, एक बार को पाकिस्तान हो सकता है कि इजराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट भी कर ले। दैट कैन वेरी मच हैपन। इसको लेकर रिसेंटली पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, इनसे सवाल पूछा गया कि क्या एक पॉसिबल रोल हो सकता है, क्या आप पॉसिबली रिकॉग्नाइज कर सकते हो इजराइल को एज ए कंट्री एब्राहम अकॉर्ड्स के अंडर। जैसे आप लोग जानते हैं, एब्राहम अकॉर्ड्स ये डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया है। इसके अंडर यूएई समेत कई देश हैं जिन्होंने इजराइल के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर लिए हैं। जब ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान एब्राहम अकॉर्ड्स को साइन करेगा, तो इनका जवाब था, हमें अपना इंटरेस्ट देखना होगा।
मतलब कि इनके इंटरेस्ट में हुआ। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ट्रम्प की जो ये टैरिफ वॉर चल रही है उसमें अगर पाकिस्तान को प्रेफरेंस वगैरह में ये दे देते हैं और कुछ और फायदा पाकिस्तान को मिल जाता है बेसिकली पैसे के लिए, ये आराम से इजराइल को भी एक्सेप्ट कर लेंगे और ये एक बहुत बड़ा बिट्रेल होगा पाकिस्तान का टुवर्ड्स ईरान। इससे पहले जब यूएस और इजराइल बॉम्बिंग कर रहे थे ईरान की, पाकिस्तान ने बहुत सारी इंटेलिजेंस इनपुट्स ये दिए थे यूएसए को। और उसके बाद मैं आपको साफ साफ ये बता दूं, अगर आसिम मुनी रहते हैं फील्ड मार्शल, अब देखो कल को कुछ हो जाता है उसका मुझे पता नहीं, बट स्थिति अगर ऐसी ही रहती है, यूएस पाकिस्तान रिलेशंस धीरे धीरे इंप्रूव करते रहते हैं, तो बिल्कुल ये जो करंट पाकिस्तान गवर्नमेंट है, चाहे आप पाकिस्तान में सर्वे करवा लो, हो सकता है कि 95 to 98% लोग कहें कि ये इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते एज ए कंट्री, बट पाकिस्तान की गवर्नमेंट फाइनेंशियल इशू को लेकर इजराइल को एक्सेप्ट कर लेगी एज ए कंट्री। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि नेतन्याहू ट्रंप को लेकर इतने पॉजिटिव क्यों हैं, क्यों ये चाहते हैं कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिले, देखिए ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए बहुत कुछ किया है। पहले तो ईरान को अचानक से अटैक करना, ये बहुत ही बड़ा स्टेप था। ओबामा ने नहीं किया, बाइडन ने नहीं किया, इवन जॉर्ज बुश ने नहीं किया था ये, बट ट्रंप ने किया है। इट वॉज अ ह्यूज स्टेप। उसके अलावा आप अगर देखो तो बेंजामिन नेतन्याहू पर ना करप्शन का केस चल रहा है इजराइल में। अचानक से क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि नेतन्याहू को कुछ होना नहीं चाहिए, नेतन्याहू और यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कुछ इन्होंने बहुत आप कह लीजिए प्रो बेंजामिन नेतन्याहू ट्वीट कर दी। अचानक से क्या होता है कि जो करप्शन केस चल रहा था इन पर, बेंजामिन नेतन्याहू पर इजराइल की कोर्ट में, वो केस रुक जाता है अचानक से। मतलब आप कह लीजिए जज को भी यहाँ पर लगा कि अब ऐसी ताकतें सामने आ गई हैं जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। तो मैंने ऑनेस्टली आज तक देखा नहीं है कि ट्रंप का प्रभाव इतना है कि आराम से ये इजराइल में एक करप्शन केस है उसको भी रोक देते हैं। तो दिस वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। उसके अलावा मैंने ये भी देखा कि आज के समय न्यूयॉर्क की मेयर की रेस में एक नए यूएस के पॉलिटिशियन है, ममदानी। आपने इनके बारे में काफ़ी सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। ये है ममदानी, बहुत ज़्यादा लेफ्ट विंग किस्म के ये एक नेता है, डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी है, डेमोक्रेट पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये कंट्रोवर्सी में भी है आज के समय क्योंकि कुछ 2015 की इनकी वीडियो सामने आई है एक कायदा के आतंकवादी के साथ, और इनके कई जो विचार है काफ़ी रेडिकल भी हैं। तो ट्रंप ने ओपनली ममदानी को ये कहा कि अगर कोई भी स्टेटमेंट दी कि बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट कर लिया जाएगा तो मैं एक्शन लूंगा तुम्हारे अगेंस्ट। क्योंकि रिसेंटली ममदानी से पूछा गया था कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क में आते हैं और आप न्यूयॉर्क के मेयर बन जाते हैं तो क्या करोगे, तो ममदानी ने कहा था कि मैं बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट करवा लूंगा। सो अगेन एक कमाल का रिलेशन देख रहे हैं हम आज के समय डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में। आप अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें कि हम इस सब को कैसे ऑब्जर्व करें, अगर मान लो पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लेता है इजराइल को एज ए कंट्री, तो इस सब का इम्पैक्ट भारत पे क्या होगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी भारत के लिए, समझाता हूँ कैसे। क्योंकि उससे पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है ये बहुत अनपॉपुलर हो जाएगी। इमरान खान के सपोर्ट में जो ताकतें हैं पाकिस्तान में, ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। उस केस में तख्तापलट होने के चांसेस, एक इंटरनल सिविल वॉर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि उससे पाकिस्तान में ही जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं वो चाहेंगे कि कुछ बड़ा हो जाए, तो कुछ तख्तापलट हो जाए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान इसराइल को सपोर्ट करे इन एनी वे। तो आई थिंक ऑपरेशन सिंदूर अगर कंटिन्यू करना है तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी भारत के लिए इन द फ्यूचर। क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जैसे ही इसराइल को रिकॉग्नाइज करेगी, इनकी जो फोर्सेस हैं उनका मोराल, जनता का मोराल बहुत ज़्यादा कम होगा। पर डिपेंड करता है यहाँ पे कि हम ये ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म में अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसराइल हथियार बेचेगा पाकिस्तान को, तो इसके कुछ चांसेस ना के बराबर हैं। इसराइल के फार ग्रेटर इंटरेस्ट हैं इन इंडिया। बाकी जो अभी पाकिस्तान की सरकार कर रही है ये क्लियरली ये बात दिखा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार कितनी डेस्परेट है आज के समय। आने वाले समय में मैं आपको ये बता दूं, ये एब्राहम एकॉर्ड्स ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाले हैं। बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी और मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने भारत को रैंक किया है अमंग द कंट्रीज विद मोस्ट इक्वल सोसाइटी। काफ़ी बराबरी है भारत की सोसाइटी में, ये कहा है वर्ल्ड बैंक ने। और बताइए भारत को क्या रैंक मिली है इक्वालिटी सोसाइटी इंडेक्स में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, फर्स्ट रैंक, फोर्थ रैंक, थर्ड रैंक या 10th रैंक। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।
देखिए, कभी किसी ऐसी वेबसाइट पे जाइएगा जहां पर कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं और आप वहां पे नोट करेंगे डेटा एनालिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, कहीं भी हो, सैलरीज ऑब्वियसली रेंज करती है आपके एक्सपीरियंस पे, मगर आप महीने का आराम से 20-25 से लेकर इवन 50-60 हजार भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। और डेटा एनालिस्ट का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री में देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली देखा जाएगा, उसके अलावा मेडिकल साइंस में, इवन क्रिकेट में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। ये इधर 4 दिन पुराना आर्टिकल है कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स ने क्रिकेट को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। रीजन मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहली बार दिखाता हूं कि डेटा एनालिस्ट की स्किल अगर किसी के पास आ जाए तो वो डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकता है। एक बार आपके पास डेटा एनालिस्ट की स्किल आ गई तो आप ये सब कुछ बना सकते हैं। आप देख पाओगे कितने खूबसूरत तरीके से आप एक कंपनी का प्रॉफिट, एक कंपनी के किस महीने में कितना रेवेन्यू गया, मार्केट शेयर कितना है, ये डिटेल में बना सकते हैं। अगेन, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपने ये बस कलर स्कीम चूज करी और डेटा डाल दिया। इसमें फॉर्मूलाज, इसमें किस तरीके से डेटा आप डालोगे, किस तरीके से डेटा आप प्रेजेंट करोगे, सब कुछ मैटर करता है। और कंपनीज आज के समय ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है जो डेटा उनको इस तरीके से, इस फॉर्म में उनके सामने प्रेजेंट करे, ताकि कंपनीज डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर में उनको क्या करना है, फ्यूचर में उनको कहाँ जाना है। करियर 247 का जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है, इसकी मदद से ऑलरेडी कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल हो चुके हैं। ये हमारे ही एक स्टूडेंट का आपको मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं, और ये अगेन जो टोटल स्किल है उसका बस 5 to 6% है। उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स होते हैं डेटा एनालिटिक्स में, जिसमें आप अगर प्रोफिशिएंट बन गए तो सडनली जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।